रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास एक्शन को पढ़ेंगे, इसकी डेरिवेशन देखेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी देखेंगे हम। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर टाइम हुआ तो फिर मैं लास्ट में आपको न्यूमेरिकल्स भी सिखा दूँगी। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है यहाँ पर आप देखें तो आप जो हैं, तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास लिखा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन की। पहले हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि द रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active masses and the rate of reaction is directly proportional to the product of active masses of the reacting substance। एक्टिव मासेस हमारे पास क्या होते हैं, लेट्स सपोज आप करें कि आप जो है एक जगह बाल्टी में पानी डाल के रख दिया और एक जगह आपने प्लेट में पानी डालकर धूप में रख दिया। तो अब इसमें हमारे पास जो है एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पानी कौन सा एवापोरेशन करेगा, जो हमारे पास कम तादाद में होगा। जो ज़्यादा तादाद में होगा उसकी एवापोरेशन ऊपर से सरफेस लेयर से एवापोरेशन होगी। तो ये हमारे एक्टिव मास होंगे। और जो छोटी प्लेट में आपने जो पानी रखा है वो जो है एवापोरेशन जो है तेज़ होगी वाटर की, वहाँ से एवापोरेशन ज़्यादा होगी। इसी तरह अगर वो पानी आप ज़मीन पर फैला दें तो जो कम पानी होगा वो एक्टिव मास कहलाएगा, वो जल्दी एवापोरेशन करेगा। इसी तरह प्लेट में जो है वो भी कम होगा तो वो भी एवापोरेशन जल्दी करेगा अगर हम बाल्टी में जो पानी है उससे मैच करें तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्टिव मास कहलाएगा। तो एक्टिव मास के बारे में आगे क्या लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, द लॉ ऑफ मास एक्शन आल्सो सजेस्ट दैट रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज कांस्टेंट एट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम स्टेट जो आएगी उस पर क्या होगा, इक्वल और बैलेंस हो जाएगा। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास क्या होता है। इक्विलिब्रियम हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम होता है हमारे पास टू स्टेबल टू मेंटेन करना। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, तो ये वाली इक्वेशन में हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी इक्वेशन किसकी, लॉ ऑफ मास एक्शन की इक्वेशन है। यहाँ पर आप देखें तो आपको जो ये वाली साइड रिएक्टेंट से पहले वाली जो साइड नज़र आ रही है, एरो से पहले वाली ये रिएक्टेंट है और ये वाली साइड आपकी प्रोडक्ट है। ठीक है, अब सेंटर में आपको दो एरो नज़र आ रहे हैं। ये जो दो एरो हैं, ये एरो क्या कर रहे हैं, ये एरो हमें बता रहे हैं कि ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, ये हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बता रहे हैं। अब हमारे पास जो है आगे क्या कह रहा है, अब हम डिस्कस करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन को। अब आप देखें तो हमारे पास जो पहला वाला जो एरो था, यहाँ पर ये देखें आपको ये एरो जो नज़र आ रहा है, ये एक हमारे पास फॉरवर्ड जा रहा है। अब हमारे पास ए और बी जो होगा ये रिएक्टेंट साइड पर है, रिएक्टेंट से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी। तो अब हमने क्या किया, ये हमारा रिएक्टेंट है तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया। अब इसी तरह सी और डी का जो प्रोडक्ट बनेगी वापस रिवर्स में जाएगी तो वो ए और बी बनाएगी। तो इसी इक्वेशन को यहाँ नीचे ड्राइव करके दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप ये वाला जो एरो है ये आप देखें हमारे पास जो है रिएक्टेंट का इन्होंने ए और बी लिखा हुआ है। ठीक है, जो साइड में हमारे पास छोटा ए और छोटा बी लिखा हुआ है हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। कोफिशिएंट जो है हम ब्रैकेट के बाहर लगाएंगे। आर एफ का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन। ठीक, फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ये बता रहे हैं रिएक्टेंट का जो है फॉरवर्ड रिएक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, ए बी के। और आर एफ को फिर ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाई है, इक्वल कर दिया है के एफ के। तो के एफ क्या है, कांस्टेंट को बता रहा है। के एफ किसको शो करवा रहा है, के एफ हमें यहाँ पर आप देखें यहाँ लिखा हुआ भी है। के एफ जो है रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन को बता रहा है। इसी तरह अब अगर नीचे देखें तो हमारे पास जो है ये एरो की जो साइन है ये हमें बताएगी, ये हमें बता रही है, क्या बता रही है,
रिवर्स रिएक्शन के बारे में। अब यहाँ पर बोल रहे हैं, पहले हमने रिएक्टेंट को इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन के फार्मूले में डाल के दिखाया। अब यहाँ पर हम प्रोडक्ट को डाल के दिखा रहे हैं। लिखा हुआ है वो फॉरवर्ड था, अब ये रिवर्स में वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगी। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर मास कंसंट्रेशन। अब ये मोलर मास कंसंट्रेशन की जब बात कर रहे हैं तो मोलर मास कंसंट्रेशन जो है किसी भी वो जो भी रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो उसमें मोल जो है, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम जो है इनकी मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। जब बार बार रेट का जिक्र आ रहा तो स्पीड के बारे में बात हो रही। तो हमारे पास जो है यहाँ पर जो है बड़ा आर और उसके साथ छोटा आर नज़र आ रहा है, ये हमें रिवर्स रिएक्शन के बारे में बता रहा है। तो इसी तरह हमने प्रोडक्ट जो थी उसको हम प्रोडक्ट जो है रिवर्स रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट के। रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास जो है, हमारे पास ये क्या कह रहे हैं कि रिवर्स रिएक्शन में हमारे पास ये देख लें कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर लिखा हुआ है। अब वो फिर उसको वापस उन्होंने जो है के कांस्टेंट रेट ऑफ कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन में चेंज करके दिखाया। यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जब हम साइन हटाते हैं तो फिर हम के आर, ये यहाँ पर के का मतलब कांस्टेंट, ठीक है, आर का मतलब रिवर्स, ये हमने बना के दिखाया। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को उठाकर यहाँ नीचे लेकर आए। फिर हमने क्या किया, हमें पता लग गया कि ये वाली दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड हम जो दोनों लेकर आएंगे इक्वेशन, मैं आपको फिर वापस बता देती हूँ कौन कौन सी। एक ये फॉरवर्ड और एक ये रिवर्स रिएक्शन की, दोनों को हमने क्या करा, बता दिया कि ये हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, जब भी तो इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ, ये यहाँ लिखा हुआ है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर एफ एंड आर आर वी हैव फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू हमने डाली। अब हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसने ऊपर हमें बताया है ना कि दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमने इक्वल करके दिखाया। अब क्या किया, नाउ टेकिंग कांस्टेंट ऑन लेफ्ट और राइट हैंड साइड, वेरिएबल ऑन राइट हैंड साइड वी हैव। अब यहाँ पर आप देखें कि हमें जो है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट का फार्मूला याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास ये रहा फॉरवर्ड रिएक्शन, फिर वापस रिवर्स में आएगा, तो इसलिए हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे। आप उसे इस तरह भी लिख सकती हैं और इसको आप इस तरह, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम कांस्टेंट भी बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। ये रहा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। और लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको केसी नज़र आ रहा है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, केसी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। ये हमें याद रखना है कि जब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे आएगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट हमारा फार्मूला बन जाएगा। यही हमारे पास एक प्रॉब्लम भी आएगी आगे लेसन की, वो हमें सॉल्व करनी है। आगे कह रहा है वेयर Kc is called equilibrium constant has proved that law of mass action describe relationship between active masses of the reactant and product with rate of reaction। जैसे हमने एक एग्जाम्पल पढ़ी कि एवापोरेशन जो है दो हमने बर्तन रखे थे, तो उनमें से एवापोरेशन किस में ज़्यादा हो रही थी, वही हमारा एक्टिव मास कहलाएगा। All the reversible reaction can be expressed in this form such as प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरीके से हम लिखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को, ठीक है। अब हमारे पास और आप देखें तो हमारे पास ये जो है पेज नंबर 17 पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हमें बतानी है कि कैसी हमारा जो है ये जो इक्वेशन दी हुई है, मैं अभी बताती हूँ। ये वाली ये इक्वेशन दी हुई है, तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कैसी बनाकर दिखाएं इसका। तो इसका केसी कैसे बनेगा, अभी हम देख कर आए, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट देखा था ना अभी हमने।
तो हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था Kc के इक्वल, तो इस वजह से हमने ये जो है प्रोडक्ट हमारे पास क्या थी 2NO2। फिर मैंने क्या किया NO2 ये रहा, यहाँ पर NO2 आपको ये नज़र आ रहा। फिर इसके बाद जो है आपके पास नीचे जो है कोफिशिएंट लगा हुआ है प्रोडक्ट में बाहर 2, तो ये वाला 2 मैंने बाहर ब्रैकेट के बाहर लगाया। फिर मैंने लाइन लगाई और मैंने बनाया रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट था, तो रिएक्टेंट में हमारे पास N2 थे, तो मैंने लिख दिया N2, यहाँ पर मैंने N2 लिख दिया। इसी तरह मेरे पास जो है ऑक्सीजन के कितने एटम है, ऑक्सीजन के एटम 2 हैं, और बाहर हमारे पास ये वाला जो कोफिशिएंट है ये उठा के हम यहाँ लगा देंगे, ठीक है, ये हमारा कोफिशिएंट कहलाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा बन रहा है Kc, ठीक है, ये हमारा क्या बन रहा है Kc। फिर हमारे पास सेम इसी तरह आप देखें तो हम एक और इक्वेशन अगर देखना चाहें तो ये वाली, तो इसको भी आप ऐसे ही करेंगे। आपने लगानी है लाइन प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है N और H3, तो बाहर जो है ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या कोफिशिएंट 2 आएगा, 2 कोफिशिएंट जो है हमारे पास आएगा। इसी तरह हमारे पास N2 जो है नीचे हमारे पास रिएक्टेंट में है और ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया, बाहर हम लगाएंगे H2 लिखकर और बाहर कोफिशिएंट लगा देंगे 3। आ रही बात समझ में। अब हमारे पास ये जो था ये Kc था, या मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है इस वजह से थोड़ा सा गंदा सा लग रहा है, ठीक है ना। तो हमने Kc का बस आपको फार्मूला याद रखना है कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो होगा वो होगा। अब हमारे पास करेक्टर्स हैं, ये देखें क्योंकि इसकी मदद से हमें एक न्यूमेरिकल सॉल्व करनी है, ठीक है ना। तो पॉइंट नंबर 1 जो है हमारे पास क्या बोल रहा है, Kc ओनली वर्क इन इक्विलिब्रियम। Kc हमेशा वर्क करेगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन मोल डेसीमीटर क्यूब में, ठीक है। Kc जो है वो इंडिपेंड होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन के। Kc वेरीज विद टेम्परेचर, जैसा टेम्परेचर होगा उस हिसाब से Kc होगा। Kc इज़ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कोफिशिएंट, बैलेंस के Kc हम किसका निकालेंगे, जो बैलेंस होगी हमारे पास बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है, ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट हैज़ कंसंट्रेशन इक्वल टू इट कोफिशिएंट, कोफिशिएंट के इक्वल होगी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारा पॉइंट नंबर 6 है, जो जिसके मुताबिक हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। क्या कह रहा है, Kc जो है रिप्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम की पोजीशन को अगर आपका Kc जो है लार्जर होगा देन 1, मतलब Kc की जो वैल्यू आ रही है वो मैक्सिमम होगी, लार्जर होगी 1 से, तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, वो फॉरवर्ड होगा, और अगर लेस होगी तो रिएक्शन हमारा रिवर्स होगा। रिमेंबर डैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज अ रेशियो ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट दैट इज यूटिलाइज टू डिफाइन केमिकल बिहेवियर। अब हम यहाँ पर 17 का सवाल नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ ये क्या कह रहे हैं, प्रिडिक्ट विच सिस्टम एट इक्विलिब्रियम विल मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन से ऐसे सिस्टम में होगी या फिर मिनिमम अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट होगा। तो हमारे पास ये देखें एक इक्वेशन दी है और साथ में उसकी हमारे पास Kc की वैल्यू दी हुई है। तो ये हमारे पास जो Kc की वैल्यू दी हुई है, इस वैल्यू को आप देखें हमारे पास जो है 3.1 टेम्परेचर जो है हमारे पास, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास 3.1 जो है यहाँ पर Kc की वैल्यू है और टेम्परेचर 927 सेंटीग्रेड है। तो हमारे पास जो है प्रोडक्ट का रिज़ल्ट ज़्यादा आया है, तो इस वजह से 3 ये हमारा ग्रेटर हो गया, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट हो गई। इसी तरह हमारे पास 5.9 आप देखें तो हमारे पास जो है पहली इक्वेशन जो है उसका हमारे पास क्या दिखा रहे हैं कि पहली इक्वेशन का सेंटीग्रेड टेम्परेचर Kc टेम्परेचर कितना 927 और 3.1
और हमारे पास पावर जो है 18 है। तो अब हमारे पास यहाँ देखें तो ये ग्रेटर देन 1 है, तो मतलब क्या हुआ, हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा। इसी तरह हमारे पास नीचे वाली वैल्यू है, तो उसमें भी हमारे पास जो है 5.9 लिखा हुआ है, ये देखें 5.9 है, और तो ये भी हमारा क्या है, लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है। ये हमारा जो है, ये दोनों इक्वेशन में जो है हमारे पास क्या होगी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कहलाएगी। ये हमसे ये पूछना चाह रहे थे कि हमारे पास जो है लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन सी होगी। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे कि दोनों ही हमारे पास लार्जर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों इक्वेशन में, और हमारा ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी हो रहा है। तो ये था हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।